नमस्कार, आप देख रहे हैं DNX न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आज फिर तनाव बढ़ा। भारतीय सेना ने उरी और कुपवाड़ा सेक्टर में घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकामयाब किया। सेना के मुताबिक सीमा पार से आए आतंकवादियों के एक समूह ने रात के अंधेरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने समय रहते उन्हें रोक दिया। मुठभेड़ में कम से कम 2 आतंकवादी मारे गए, जबकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पहलगाम हमले के बाद LOC पर निगरानी पहले से कई अधिक कड़ी कर दी गई है। सेना ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और मजबूत की है। अगर आपने होम लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके काम की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया। नई दर 5.50% हो गई है। समिति के सभी 6 सदस्यों ने फैसले के पक्ष में वोट दिया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई काबू में है और आर्थिक विकास को गति देना अब प्राथमिकता है। बैंकों से उम्मीद है कि जल्द ही इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। जानकारों का कहना है कि EMI पर असर अगले 1-2 महीने में दिखाई देना शुरू होगा। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम आज से औपचारिक रूप से लागू हो गई। कार्मिक मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी। इस योजना के तहत जिस सरकारी कर्मचारी ने 25 साल या उससे अधिक की सेवा दी है, उसे अंतिम 12 महीने की औसत बेसिस सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। जिन्होंने 10 से 25 साल के बीच सेवा दी है, उनके लिए भी आनुपातिक पेंशन तय की गई है। करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना का सीधा फायदा मिलेगा। कर्मचारी संगठन ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि कुछ संगठन अभी भी पुराने पेंशन योजना की बहाली की मांग पर अड़िग है। मध्य पूर्व में हालात एक बार फिर बिगड़ते दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल वायुसेना ने लेबनान में ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इजराइल सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार भंडार और कमांडो सेंटर को निशाना बनाया। इस हमले में दोनों तरफ हताहत होने की खबर है। अमेरिका ने क्षेत्र में अपने युद्धपोत की तैनाती बढ़ाई है और इजराइल के साथ खड़े होने का संकेत दिया है। भारत ने अपने नागरिकों को लेबनान में सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है और दूतावास हेल्पलाइन सक्रिय कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज 8 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अगले 48 घंटे में अत्यंत भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कई राज्यों में भूकंप से राष्ट्रीय राज्य मार्ग बंद हो गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर और जालोर में बाढ़ जैसी हालात बन रहे हैं। NDRF की कुल 22 टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पर गए हैं, उन्हें अगले 2 दिन विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट परीक्षा से जुड़े मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कड़े सवाल पूछे। अदालत ने NTA से पूछा कि परीक्षा केंद्रों के चयन और पर्यवेक्षण की पूरी प्रक्रिया क्या है और गड़बड़ियों की जिम्मेदारी कौन तय करेगा। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि परीक्षा सुधार के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। NTA की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया गया है। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। देश भर के लाखों छात्र और उनके परिवार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। सरकार ने आज इसकी औपचारिक घोषणा की है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की बैठक होगी। विपक्षी दलों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर की स्थिति और UPSC जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सरकार की ओर से कई अहम विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। सत्र की अवधि को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। RBI के रेपो रेट कटौती के फैसले का सीधा असर शेयर बाजार पर दिखा। सेंसेक्स आज 500 अंक से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ और 82,340 के पार पहुंचा। निफ्टी 50 भी 25,100 के ऊपर बंद हुआ। बैंकिंग, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे अधिक खरीदी देखी गई। निवेशकों की संपत्ति में आज करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक वैश्विक बाजार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं
आता, यह सकारात्मक रूप कुछ समय तक बना रह सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज मंकीपॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की। केरला में अफ्रीका से लौटे एक व्यक्ति में इस वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज को तुरंत आइसोलेशन में रखा गया है और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घबराने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि मंकीपॉक्स कोविड जैसे तेजी से फैलता नहीं है। लेकिन एहतियात के तौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग बढ़ा दी गई है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आज अच्छी खबर आई। इसरो ने गगन मिशन की प्रगति रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि क्रू की ट्रेनिंग अपने अंतिम चरण में है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों की मेडिकल फिटनेस और तकनीकी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। ISS पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी की तारीख भी तय हो गई है। इसरो का लक्ष्य है कि 2026 की पहली तिमाही तक पहला मानव अंतरिक्ष मिशन पूरा हो जाए। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए यह ऐतिहासिक पड़ाव होगा। लाखों युवाओं का इंतजार आज खत्म हुआ। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के प्रारंभिक परिणाम आज घोषित कर दिए। इस बार करीब 14,600 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है। जो उम्मीदवार अपना रोल नंबर जानते हैं, वे UPSC के आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित होने की उम्मीद है। जो उम्मीदवार इस बार चयनित नहीं हुए हैं, उनके लिए अभी कई मौके और बाकी हैं। केंद्र सरकार ने आज 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। धान का MSP अब 2,369 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मक्का, कपास, मूंग, सोयाबीन समेत सभी प्रमुख खरीफ फसलों पर औसतन 5 से 8% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी किसान के उत्पादन लागत से 1.5 गुना से अधिक है। किसान संगठनों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए और अधिक बढ़ोतरी की मांग की है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत का नया दौर आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। दोनों देशों के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों ने कस्टम ड्यूटी, डिजिटल ट्रेड्स और बौद्धिक संपदा अधिकारों पर चर्चा की। अमेरिका की ओर से भारत IT और फार्मा सेक्टर पर टैरिफ छूट को लेकर कुछ आपत्तियां उठाई हैं। भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर अपना रुख स्पष्ट किया। बातचीत सकारात्मक माहौल में हो रही है, लेकिन अभी भी समझौते पर हस्ताक्षर में समय लग सकता है। भारत ने आज ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट के पार पहुंच गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने आज यह आंकड़ा जारी किया। इसके साथ भारत, चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। यह उपलब्धि जलवायु परिवर्तन को भी दर्शाती है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर टिका है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए के पार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $83 प्रति बैरल के करीब है। तेल कंपनियों ने अभी कोई संशोधन नहीं किया है। हालांकि RBI की रेट कटौती और वैश्विक तेल बाजार की स्थिति को देखते हुए आगामी हफ्तों में कुछ राहत मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने देशव्यापी ऑपरेशन में एक बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है। 12 राज्यों में एक साथ छापेमारी कर 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह फर्जी निवेश योजनाओं, कस्टमर केयर घोटाले और OTP फ्रॉड के जरिए हजारों लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुका था। गिरोह का तार झारखंड, राजस्थान और दिल्ली NCR तक फैला हुआ था। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप और फर्जी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि किसी अनजाने लिंक या कॉल पर OTP साझा न करें। रेलवे मंत्रालय ने आज
आज 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की। इनमें से 3 ट्रेन पूर्वोत्तर भारत को जोड़ेगी, जबकि बाकी 3 दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के बीच चलेगी। मंत्रालय का लक्ष्य है कि 15 अगस्त से इन ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए। इसके साथ देश में वंदे भारत ट्रेनों की कुल संख्या 100 के पार पहुंच जाएगी। यात्री किराया और समय सारिणी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। रेलवे का कहना है कि इन ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं भी होगी। सरकार ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की घोषणा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नेशनल AI मिशन का विस्तृत ढांचा जारी किया, जिसके लिए 10,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन के तहत स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में AI का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। 2027 तक 5,000 AI स्टार्टअप खड़े करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि AI का फायदा छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंचे। चुनाव आयोग ने बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। 28 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है। ये 4 सीटें मौजूदा विधायकों के लोकसभा और राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई हैं। NDA और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है। यह उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे एक अहम सियासी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए नया प्रावधान आज से अमल में आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आधार पोर्टल पर पंजीकरण शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें कोई आय सीमा की शर्त नहीं है, यानी 70 साल का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी आर्थिक वर्ग का हो, इस योजना का लाभ उठा सकता है। 6 करोड़ से अधिक बुजुर्गों से लाभान्वित होने का अनुमान है। IIT में प्रवेश के लिए दरवाजा आज खुला। JEE एडवांस 2025 का परिणाम IIT बॉम्बे ने घोषित कर दिया। इस साल महाराष्ट्र के वेदांत टोमके ने टॉप किया है। कुल 48,248 उम्मीदवार सफल घोषित हुए हैं। जो छात्र अपना रोल नंबर जानते हैं वे JEE.adv.ac.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होने की संभावना है। सफल हुए सभी छात्रों और उनके परिवारों को बधाई। अगर आपके पास स्वास्थ्य बीमा है तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। बीमा नियामक IRDAI ने एक नया निर्देश जारी किया। अब सभी बीमा कंपनियों के लिए अस्पताल में कैशलेस दावे को 3 घंटे के भीतर मंजूर करना अनिवार्य होगा। यह नियम 1 अगस्त से लागू होगा। अगर कोई बीमा कंपनी इसका उल्लंघन करती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक मरीजों को अक्सर दावों की मंजूरी के लिए कई घंटों या दिनों का इंतजार करना पड़ता था। यह नियम उस समस्या को सीधे संबोधित करता है। डिजिटल पेमेंट्स के मोर्चे पर भारत ने जून महीने में नया रिकॉर्ड बनाया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जून 2025 में UPI के जरिए 20,07,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। कुल 18 अरब 29 करोड़ ट्रांजैक्शन दर्ज की गई। यह पिछले साल की तुलना में 35% बढ़ोतरी है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि शहरों के साथ साथ छोटे कस्बों और गाँवों में भी डिजिटल भुगतान तेजी से आम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने आज 60,244 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती की आधिकारिक अनुसूचना जारी कर दी। आवेदन की प्रक्रिया 20 जुलाई से शुरू होगी और आधिकारिक वेबसाइट updelt.government.in पर फॉर्म भरा जा सकेगा। चयन सुपर टेट परीक्षा के आधार पर होगा। योग्यता और आयु सीमा की पूरी जानकारी अधिसूचना में दी गई है। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। दिल्ली में मानसून की बारिश के बावजूद वायु प्रदूषण की समस्या बनी है। आज शहर का औसत AQI 189 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। आनंद विहार इलाके में यह आंकड़ा
14 तक पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय बोर्ड ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के डॉक्टर्स ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। GRAP के तहत धूल नियंत्रण उपाय फिर से सक्रिय किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी सूचना। SSC CGL 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख कल यानी 7 जुलाई है। इस बार 14,582 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आज रात तक ssc.government.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा सितंबर-अक्टूबर के बीच आयोजित होने की संभावना है। आवेदन में देरी न करें क्योंकि वेबसाइट पर अंतिम दिन सर्वर पर भार बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर जाएंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान अभी नहीं निकला है। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ शिखर वार्ता करेंगे। रक्षा सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार संबंध मुख्य एजेंडा होंगे। यूक्रेन मुद्दे पर भारत की स्वतंत्र और संतुलित नीति को भी इस दौरे में स्पष्ट रूप से रखा जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह दौरा भारत रूस की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। जुलाई महीने में रसोई गैस के दाम आज अपडेट किए गए हैं। दिल्ली में घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की कीमत 803 रुपये स्थिर रखी गई है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर में 30 रुपये की कटौती की गई है, जो होटल और ढाबा व्यवसायियों के लिए राहत की बात है। तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG की कीमतें संशोधित करती हैं। अपने शहर की सटीक भाव जानने के लिए subsidy.government.in पर जाएं और गैस एजेंसी से संपर्क करें।